तो ये है इकोनॉमी की सीरीज में अपना अगला लेक्चर, जहां पे हम भारत की मुद्रा नीति जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें जो हमने बात करी, वो बात करी अबाउट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M0, M1, M2, M3, M4, मनी मल्टीप्लायर, किस तरीके से पैसे का एवोल्यूशन हुआ, कैसे बार्टर सिस्टम से हम करेंसी सिस्टम की तरफ आगे बढ़े, पैसा जो है वो इवॉल्व हुआ, और कैसे ये जो फिएट करेंसी हैं जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं होती है, लीगल टेंडर और ये सारी बातें हमने करी। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो किस प्रकार से ये मुद्रा नीति, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी बोले जाता है, इसको फॉर्मुलेट करता है हर दूसरे महीने, जिसे हम बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू बोलते हैं, कि हर दूसरे महीने आरबीआई जो है देखता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा है, कितनी मनी सप्लाई है। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो हमेशा से M3 मनी सप्लाई के ऊपर बेस्ड होती है। जो M3 मनी सप्लाई होता है उस पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बेस्ड होती है, ओवर M3 मनी सप्लाई। एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक बातें बताऊंगा कि एग्जैक्टली मॉनेटरी पॉलिसी क्यों चाहिए होती है, मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस क्या है, और फिर एक एक करके मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की तरफ बढ़ेंगे कि ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, वेरिएबल रिवर्स रेपो, ये जो सारे टूल्स होते हैं, ये टूल्स क्यों यूज होते हैं, इनका क्या आज की तारीख में फंक्शन है, सिग्निफिकेंस है, ये सारी बातें हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये आरबीआई की पॉलिसी होती है। देखिए, हमारे यहां दो प्रकार की पॉलिसीज हैं। जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, टू टाइप्स की पॉलिसीज होती हैं हमारे यहां, दो टाइप की पॉलिसीज होती हैं। एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये डिटरमाइन करता है आरबीआई। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ये मॉनेटरी पॉलिसी सेट करता है। और जो फिस्कल पॉलिसी है, जो बेसिकली सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री और दूसरे डिपार्टमेंट जो हैं वो मिलके ये डिसाइड करते हैं। मतलब कि जो अपना बजट आता है दैट इज अ काइंड ऑफ फिस्कल पॉलिसी ओनली। जो अपना बजट आता है दैट इज अ काइंड ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी है दैट इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो हमारा इकोनॉमी है पूरा का पूरा, वो इन दो पॉलिसीज के ऊपर बेस्ड है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों पॉलिसीज जो हैं अगर साथ में चलेंगी, ये दोनों पॉलिसीज अगर साथ में चलेंगी तो ही हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे जो यहाँ पे पूछा जाएगा वो ये कि क्या ये पॉलिसीज एक दूसरे के कंपेटिटिव हैं, क्या ये पॉलिसीज जो हैं ये कंपेटिटिव पॉलिसीज हैं, क्या ये पॉलिसीज एक दूसरे के खिलाफ है? नहीं, आपको हमेशा लिखना है कि ये जो दोनों टाइप की पॉलिसीज हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी साथ में अगर काम करेंगे तो ही हमारी पूरी इकोनॉमी चल पाएगी, वरना इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। तो इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड, एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना होगा, तभी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि दो टाइप की पॉलिसी और दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे के। एक बात सवाल उठता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसका एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मैंने आपको ये बताया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मेजर करती है M3 मनी सप्लाई को। M3 मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, समझिए। अगर हम बात करते हैं मनी सप्लाई की, हमने कहा कि आरबीआई जो है वो मार्केट में M3 मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है।
मार्केट में M3 मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सपोज करिए बैंक है और ये टाटा अंबानी है। अगर M3 कम होगा, अगर M3 कम होगा, मार्केट में पैसा कम होगा, सपोज करिए टाटा अंबानी गए बैंक के पास कि भैया हमारे को लोन दे दो, हमारे को नया टावर लगाना है, नई कंपनी खोलनी है, नई फैक्ट्री खोलनी है। बैंक क्या बोलेगा? बैंक इन्हें सीधे सीधे बोलेगा कि अभी मार्केट में पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने पैसे की सप्लाई जो है, M3 मनी सप्लाई जो है वो कम कर रखी है, इसलिए मैं आपको लोन नहीं दे सकता, मैं आपको लोन नहीं दे सकता। कहने का मतलब है कि अगर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर M3 मनी सप्लाई को कम कर देगा, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर M3 मनी सप्लाई को कम कर देगा, पैसे को कम कर देगा, उस केस में मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, मार्केट में पैसा गिर जाएगा, और फिर टाटा अंबानी से जो बिजनेसमैन है इन्हें यहां पे पैसा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब इन्हें लोन के फॉर्म में पैसा नहीं मिलेगा तो ये आगे अपनी नई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, अपना बिजली का प्लांट नहीं लगाएंगे, सीमेंट स्टील का प्लांट नहीं खोलेंगे, ये ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर इन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो फिर ये आगे जो लोगों को हायर करने वाले थे, ये आगे लोगों को हायर नहीं कर पाएंगे। मतलब कि लोगों के पास सैलरी नहीं जाएगी, लोगों के पास सैलरी नहीं जाएगी। मतलब कि अगर आरबीआई ने M3 मनी सप्लाई मार्केट में गिरा दी और आरबीआई ने बोला कि मैं M3 मनी सप्लाई गिराना चाहता हूं, तो ऐसे में टाटा अंबानी ऐसे बिजनेसमैन जो है वो लोन नहीं लेंगे, आगे सैलरी नहीं जाएगी और हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा, हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा। मतलब कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना चाहते हो, बिजनेसमैन के हाथ में पैसा देना चाहते हो, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हो, अगर ऐसा कोई भी काम आप करना चाहते हो तो ऐसे में आपको मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब कि सपोज करिए यहां पे आरबीआई ने बोला कि मैं M3 मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा हूं। अब पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि M3 को कम कर दिया गया, कम कर दिया गया मतलब इन्हें लोन नहीं मिला, मतलब इन्हें सैलरी नहीं मिली, स्लो डाउन आ गया, रिसेशन आ गया। अब आरबीआई ने बोला कि नहीं, मैं काम करता हूं M3 मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता हूं, मार्केट में पैसे को इंक्रीज कर देता हूं। तो बैंक वाला सामने से खुद फोन करेगा, हेलो सर मैं आईसीआईसीआई से बोल रहा हूं, ये आपको कोई पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई नई फैक्ट्री लगानी है जामनगर में, आपको महाराष्ट्र में कोई नया पावर प्लांट खोलना है, लोन ले लो, हमारे पास बहुत पैसा है। आपने देखा होगा आपके पास बैंकों से कई बार कॉल आता होगा, हेलो सर ऑटो लोन ले लो, गाड़ी का लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो। अगर बैंकों के पास पैसा जरूरत से ज्यादा होता है, मतलब कि M3 काफी ज्यादा है, उस केस में बैंक वाला सामने से फोन करेगा टाटा अंबानी को कि सर लोन ले लो, आप बड़ा लोन लोगे, आप बड़े बिजनेसमैन हो, लोन ले लो, लोन लोगे तो आगे फैक्ट्री चलेगी, प्रोडक्शन होगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, लेबर को हायर भी करोगे, सैलरी भी दोगे, इससे हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज होने वाली है। हाँ, ये तो हम समझ गए। कहने का सर मतलब ये है कि अगर आप M3 मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, अगर आप M3 मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, M3 को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उससे क्या होगा, बिजनेसमैन को लोन मिलेगा, ग्रोथ आएगी। अगर आप M3 को कम कर रहे हो तो उससे बिजनेसमैन को लोन नहीं मिलेगा, जीडीपी गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये है पहला ऑब्जेक्टिव हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को एनकरेज करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप M3 मनी सप्लाई को मैनिपुलेट करते हो यूजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल कोविड का समय था, पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद थी, भारत भी पूरा लॉकडाउन में बंद था, स्लो डाउन बहुत ज्यादा आ गया था। हाँ सर बिल्कुल आ गया था। उस टाइम पे आपने, मेरे को नहीं पता अखबार ध्यान से पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन उस टाइम पे आरबीआई ने M3 मनी सप्लाई को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करी थी। समझिए, लॉजिक बताता हूं, मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, एग्जांपल समझिए कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्रयोग है, इस्तेमाल है, वो ऐसे ये जो है अपना पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो जब कोविड का लॉकडाउन लगा, सब कुछ ठप हो गया था, सब बंद हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, उस टाइम पे आरबीआई ने क्या करा, M3 मनी सप्लाई जो है मार्केट में उसको इंक्रीज करने की कोशिश करी, उसको ऊपर धक्का मारने की कोशिश करी। सर ऐसा क्यों? कि अगर आरबीआई M3 मनी सप्लाई को ऊपर धक्का देगा तो लॉकडाउन के टाइम पे, ये रिसेशन के टाइम पे, स्लो डाउन के टाइम पे बड़े बड़े बिजनेसमैन कहेंगे यार इस टाइम पे बड़ा सस्ता पैसा मिल रहा है, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा ले लेते हैं, इंडस्ट्री लगा देते हैं, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा।
कहने का मतलब है उस स्लोडाउन से लड़ने के लिए, कोविड के इंपैक्ट से लड़ने के लिए आरबीआई ने M3 मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करी, जिससे कोविड का जो इंपैक्ट है उसे कम किया जा सके। कोविड की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन, स्लो डाउन, जीडीपी गिरा, ये सारी चीजें हुई, उनसे लड़ने की कोशिश करी गई बाय दिस मेथड कि मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके मनी सप्लाई इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब है जब भी हमारे को मार्केट में ग्रोथ प्रमोट करनी होती है उस टाइम पे हम मॉनेटरी पॉलिसी M3 मनी सप्लाई का सहारा ले सकते हैं। गेटिंग इट? हाँ या ना? यह है पहला ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। दो एग्जांपल लूंगा और दो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करके किस तरीके से आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। दो एग्जांपल्स देखेंगे स्क्रीन पे। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। एग्जांपल 1 क्या बोलता है? सपोज करिए ये एक व्यक्ति है जो प्याज बेच रहा है, ये एक दुकानदार है जो प्याज बेच रहा है 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो पे प्याज बेच रहा है, ठीक है। दो लोग आए, इसके पास हैं 1000 रुपए, इसके पास हैं 2000 रुपए। दो लोग आए, एक के पास 1000 रुपए, एक के पास 2000 रुपए हैं, ठीक है। दो लोग आ गए, इन्होंने क्या किया, इसने बोला कि भाई मेरे को प्याज चाहिए, ये आखिरी प्याज है, ये इकोनॉमी की आखिरी प्याज है, इसके अलावा प्याज ही नहीं बचा। इसने बोला कि मेरे को प्याज चाहिए, कहता 100 रुपए किलो। इसने बोला भाई मेरे पास तो बहुत पैसा, आरबीआई ने मेरे को बहुत सारा पैसा प्रिंट करके दिया हुआ है, M3 मनी सप्लाई काफी ज्यादा इकोनॉमी में। ये बोला कि मैं 100 नहीं, तुम्हारे को 110 देने को तैयार हूं, मेरे को दे दो प्याज। ऊपर वाले को गुस्सा आ गया, कह रहा भाई तुम कैसे ले लोगे 110 में, मैं 150 रुपए देने को तैयार हूं। नीचे वाला बोला मेरे पास क्या कम पैसा है, 200 रुपए दूंगा। ऊपर वाला कहता है 500 रुपए दूंगा, लड़ाई हो गई। नीचे वाला कहता है भाई काम कर 1500 रुपए ले ले। ऊपर वाले के पास इतना पैसा नहीं है। अब फाइनली 1500 रुपए में ये प्याज इसको बेच दी गई। कहने का मतलब यह है कि जब मार्केट में पैसा जरूरत से ज्यादा होता है, जब मार्केट में पैसा जरूरत से ज्यादा होता है, जब मार्केट में पैसा जरूरत से ज्यादा होता है, उस टाइम पे चीजों का रेट इंक्रीज हो जाता है, चीजों का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। कि अगर मार्केट में जरूरत से ज्यादा पैसा है, मार्केट में जरूरत से ज्यादा पैसा है, आरबीआई ने M3 मनी सप्लाई को जरूरत से ज्यादा इंक्रीज कर रखा है, उस केस में आरबीआई क्या करेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब है आप ये समझिए कि कैसे M3 मनी सप्लाई की वजह से यहां पे इन्फ्लेशन आ रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा था, कैश इन हैंड M3 का पार्ट होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इनके हाथ में क्योंकि पैसा ज्यादा था, इन्होंने वो चीज महंगी करके खरीदी, जिससे इन्फ्लेशन आ गई। एग्जाम्पल नंबर 1 कि कैसे ज्यादा पैसे की सप्लाई से इन्फ्लेशन आता है। मोर इज द M3, इन्फ्लेशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अगर M3 इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें यहां से क्या समझ आ रहा है कि अगर इन्फ्लेशन का दौर है, देखिए अगली बार आप जब भी अपने दिमाग में वर्ड सुनेंगे इन्फ्लेशन, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जब भी इन्फ्लेशन हम सुनेंगे, जब भी इन्फ्लेशन का दौर आएगा, आरबीआई को M3 मनी सप्लाई कम करना होगा। मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बनानी होगी कि इन लोगों के हाथ से पैसा छिन जाए, इन लोगों के हाथ से पैसा चला जाए, इन लोगों के हाथ से पैसा गायब हो जाए, और फिर ये
महंगी आइटम ना खरीद पाए, दुकानदार को अपना प्राइस कम करना पड़े। कनेक्टिंग द डॉट्स, हाथ में पैसा ज्यादा, बोली लग जाएगी, चीज महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन आ गई, इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन खराब है, आरबीआई क्या बोलेगा, इन्फ्लेशन कम करनी है, मैं काम करता हूं, M3 को कम करने की कोशिश करता हूं। मतलब कि आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जब महंगाई दर होता है तो उस टाइम पे M3 को कम करना होता है। M3 को कम करने का मतलब है कि इनके हाथ में जो पैसा है वो हमारे को छीनना है, खींचना है, और अगर इनके हाथ से पैसा खींचना है तो M3 मनी सप्लाई कम करनी है, जिससे इन्फ्लेशन कम होने लगेगी। देखिए इस एग्जांपल को, राइट, ठीक है। अभी यहां पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ₹100 प्रति किलो प्याज बिक रहा है, 2 लोग हैं, इसके पास है ₹50, इसके पास है ₹10। मतलब कि अब वो सिनारियो हम ले रहे हैं जब इकोनॉमी में पैसा बचा ही नहीं है, जब इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, अब हम वो सिनारियो ले रहे हैं, वो केस ले रहे हैं कि इकोनॉमी में पैसा ही नहीं बचा। ठीक है, ये दुकान वाले के पास गए, इन्होंने बोला भैया पैसे दे दो, प्याज दे दो, कह रहा ₹100 का, कह रहा मेरे पास ₹50 मैं खरीद ही नहीं सकता। दूसरा कस्टमर गया, कह रहा भैया प्याज दे दो, कह रहा ₹100, कह रहा मेरे पास तो ₹10 मैं ले ही नहीं सकता। दुकानदार ने कहा यार इस रेट पे तो ग्राहक ही नहीं है मार्केट में, इस रेट पे तो मेरा एक भी प्याज नहीं बिकेगा, क्या करूं। हार थक के उसने कहा यार जो मिल रहा है करो, वरना प्याज सड़ गई तो जो अभी ₹50 मिल रहे हैं वो भी बाद में नहीं मिलेंगे। इसने से ₹50 दिए और इसने से प्याज दिया, मतलब 100 का माल 50 में बेचा। मतलब कि किसी आइटम का जो प्राइस है वो गिर गया, किसी आइटम का जो प्राइस है वो यहां पे आपको क्रैश होता नजर आएगा, दिख रहा है। कि मतलब जो एक जनरल प्राइस लेवल था, जो एक आम प्राइस लेवल था, उससे ज्यादा नीचे प्राइस गिरा, उससे ज्यादा नीचे प्राइस गिरा, और एंड में आपको यहां पे ₹100 का प्याज ₹50 में खरीदना पड़ा। इसे हम बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन कब आता है, जब मार्केट में M3 मनी सप्लाई जो है बहुत कम होता है, जब मार्केट में पैसा ही नहीं बचता, उस टाइम पे डिफ्लेशन आता है कि चीजों का रेट गिरने लगता है, और उस टाइम पे आरबीआई क्या करता है, M3 को इंक्रीज करने की कोशिश करता है कि हाँ M3 को इंक्रीज करो जिससे कि डिफ्लेशन जो है वो खत्म होने लगे। तो समझिए दो सिनारियो हमने यहां पे देखे, एक जब मार्केट में पैसा ज्यादा है तो उस टाइम पे सस्ती चीज महंगी हो जाती है, और दूसरा जब मार्केट में पैसा ही नहीं है तो महंगी चीज जो है वो सस्ती हो जाती है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, M3 मनी सप्लाई से लिंक, M3 ज्यादा इन्फ्लेशन ज्यादा, M3 कम डिफ्लेशन। इनको टैकल करने के लिए आरबीआई M3 मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कभी M3 को इंक्रीज करता है, कभी M3 को कम करता है, डिपेंडिंग कि मार्केट में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। इसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नंबर 2, प्राइस कंट्रोल। कि मतलब आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके यहां पे प्राइस कंट्रोल करता है। राइट, तो एक हमने देखा ग्रोथ का एग्जांपल जहां पे टाटा अंबानी लोन वाला एग्जांपल लिया, दूसरा हमने देखा प्राइस कंट्रोल का एग्जांपल जहां पे हमने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और M3 मनी सप्लाई अनियन वाले एग्जांपल से समझने की कोशिश करी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन किसे कहते हैं और आरबीआई उसे कैसे टैकल करता है। यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि क्योंकि हम यहां पे ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के, कि मॉनेटरी पॉलिसी के एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आरबीआई का मैंने आपको 2 ऑब्जेक्टिव बताया, एक है ग्रोथ और एक प्राइस कंट्रोल। सवाल उठता है कि सर इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कि आरबीआई जो है वो
ग्रोथ को हैंडल करेगा या आरबीआई इन्फ्लेशन को हैंडल करेगा? इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन सा है? ग्रोथ या इन्फ्लेशन? ग्रोथ या इन्फ्लेशन, इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आरबीआई का कौन सा है? आरबीआई का यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्राइस कंट्रोल। आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल का मतलब है कि आरबीआई ने एक टारगेट सेट करा हुआ है कि उनका जो इन्फ्लेशन लेवल है वो हमेशा 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए, कि आरबीआई का जो इन्फ्लेशन लेवल है वो हमेशा 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए, ना 2% के नीचे जाना चाहिए और ना 6% के ऊपर जाना चाहिए। मतलब कि आरबीआई का पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है प्राइमरी, वो है प्राइस कंट्रोल, की इन्फ्लेशन कभी भी 2% के नीचे और 6% के ऊपर नहीं जानी चाहिए। यह है आरबीआई का ऑब्जेक्टिव नंबर 1। मतलब कि आपको यहां पे समझना है कि अगर कभी भी आरबीआई को ग्रोथ और इन्फ्लेशन में से एक चीज चुननी होगी तो आरबीआई हमेशा इन्फ्लेशन चुनेगा, प्राइस कंट्रोल चुनेगा। और दूसरा है ग्रोथ। आरबीआई का सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ, जीडीपी, कि मतलब अगर एक बारी प्राइस जो है वो कंट्रोल हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, डिफ्लेशन कंट्रोल हो गई, तो उसके बाद जो है आरबीआई जीडीपी पर फोकस करता है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर, जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके अंदर आरबीआई का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस कंट्रोल, दैट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ, जीडीपी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। राइट। तो हमने यहां पे प्राइस स्टेबिलिटी की बात करी। इसके अलावा हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करता है आरबीआई। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर टाटा अंबानी को लोन ज्यादा मिल रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और अगर उनको लोन कम मिल रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। राइट। तो ये थे अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड एग्जैक्टली मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होते हैं, और जो है किस प्रकार से जो है आरबीआई अलग अलग प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसीज को फॉलो करता है। अगले वीडियो में बात करेंगे। आज रुकेंगे यहीं पे। लेट्स क्रैक इट।